ओके, रेक राउटर डॉम के हवाले से डिस्कशन करते हैं कि हम किस तरह से क्लाइंट साइड राउटिंग जो है वो करते हैं। राउटिंग दो तरह की, एक तो क्लाइंट साइड है, एक सर्वर साइड है। क्लाइंट साइड का मतलब ये है कि रेक की जो ऐप है उसके अंदर एक से ज्यादा पेजेस हैं, लेकिन हर पेज जो है जो बन रहा है, न्यू पेज ओपन हो रहा है, वो सर्वर नहीं सेंड कर रहा बल्कि क्लाइंट साइड पे ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस हवाले से जो लाइब्रेरी है वो हमारे पास रिएक्ट राउटर अब ये पहला काम है जो आप कह सकते हैं कि हम PHP में नहीं कर सकते, हम .NET में नहीं कर सकते, जो ट्रेडिशनल आज अभी तक वेब डेवलपमेंट चलती रही। जो फर्क है ना मेजर मर्न स्टैक या मीन स्टैक, ये जो रिएक्ट एंगुलर व्यू मॉडर्न स्टैक्स में, वो आज के लेक्चर का फर्क है, उनमें ये मुमकिन नहीं है। ये इसकी साइड जो है वो हमें कुछ कह रही थी, इशू है इसमें आई थिंक। एनीहो, हम जो है वो इसके npm पे ओपन कर देते हैं। ये रेक राउटर डॉम की जो लाइब्रेरी है, इसके आप वीकली डाउनलोड देखें, ये भी एक स्ट्रेंथ बताती है लाइब्रेरी की कि ये कितनी ज्यादा जो है वो यूज हो रही है। इसका पर्पस क्या है? एक से ज्यादा पेजेस प्रोड्यूस करना, लेकिन वो पेजेस URL भी हर एक का अपना अपना होगा, लेकिन वो पेजेस सर्वर नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्लाइंट साइड पे ही प्रोड्यूस हो रहे होंगे। इसे क्लाइंट साइड राउटिंग बोलते हैं। सो पहला स्टेप जिस तरह यहाँ पे लिखा है इसको कॉपी करते हैं, और एज अ फर्स्ट स्टेप आपने कोई भी लाइब्रेरी यूज करनी है तो ऑब्वियसली यू नीड टू इंस्टॉल इट। ठीक है जी। तो इंस्टॉल करने के लिए रेक राउटर डॉम को लिखें और टर्मिनल में आए, न्यू टर्मिनल, और इसके साथ वैसे लेटेस्ट में लिख देता हूँ @latest कि जो रेक राउटर डॉम की जो लेटेस्ट लाइब्रेरी है वो डाउनलोड हो जाए। वैसे अंडरस्टूड है इसके साथ। अच्छा, जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो हम यहाँ पे आते हैं, अपने जो है ऐप में फंक्शन बना लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। export default is a function app that returns you a react router DOM। ये जो लेटेस्ट लाइब्रेरी है ना इसकी 6, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। जो भी आप मैक्सिमम ट्यूटोरियल पढ़ेंगे 5 तक, उनमें और इसमें काफी सिंटेक्स का फर्क है, कंपोनेंट्स का फर्क है। जो मॉडर्न लाइब्रेरी है वो हुक बेस कर दी गई है। रेक्ट में क्योंकि हुक्स का बड़ा ज्यादा यूज हो रहा है, तमाम लाइब्रेरी चाहे रिडक्स की है, राउटिंग की है, इवन एनिमेशन, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, mostly they are being converted or they has been converted into a hook based syntax. So class component will have functional components with the uh, syntax of hooks. This is a modern standard. So index.js में देख लेते हैं हम, ये हमारे पास वही ट्रेडिशनल ऐप है जो डिफॉल्ट बनती है। इसमें जिस तरह टेस्ट वगैरह के हम यूज, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं अननेसेसरी फाइल्स को। अभी ये CSS भी हम नहीं यूज कर रहे हैं, जो डिफॉल्ट बन जाती है। ओके, index.js में ये CSS कर रहे हैं तो ठीक है, इसे रहने दें। ये जो यहाँ पे आप अपनी CSS लिखते जाएं, ये इंक्लूडेड ही है। तो npm स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप तो आपने कर लिया जी, यहाँ पे रीड मी में आ जाए जी। पहला स्टेप हमने कर लिया, इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, और उसके लिए ये कमांड हमने लिखी npm i, और ये कमांड हमने यहाँ पे देख लीजिए जो आपने लिखनी है कमांड प्रॉम्प्ट पे। दूसरा काम है उसके लिए आपने अपनी जो index.js फाइल है, टॉप लेवल फाइल है, इसमें ही सेटअप करना है आपने। और क्या सेटअप करना है? index.js को अगर हम ओपन करें, ये हमारे पास हमने इसको रन भी कर दिया है, साथ साथ जो है वो कैन नॉट रिजॉल्व, ये index.js में आ जाते हैं जी। फाइल वगैरह कौन सी है जी यहाँ पे जो कर रहे हैं इंक्लूड, ये शायद पहले के लेक्चर्स में से कुछ मैंने उसी को लिया, /app। ठीक है जी। सो इस पर्टिकुलर ऐप को हमने देखा, ये स्टार्टिंग हमने कर दी। वन टाइम सेटअप क्या करना है जी? हमने वन टाइम सेटअप के लिए index.js में आपने इसको जो टॉप लेवल एलिमेंट है
अब यहाँ पे इसमें कुछ शुरू में सेटअप ये है कि आप एक एलिमेंट है रिएक्ट ब्राउजर राउटर जो यहाँ से आपको मिलेगा, ब्राउजर राउटर रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी से। ये ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करें, इंपोर्ट ब्राउजर राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। और ये जो आपका टॉप लेवल कंपोनेंट है ब्राउजर राउटर में इसको रैप कर दें, यानी इसको इस टैग के अंदर कर दें। आपकी पूरी एप्लीकेशन राउटिंग के अंदर चलेगी, यानी जो भी अब रिक्वेस्ट होगी सबसे पहले ब्राउजर राउटर पकड़ेगा और वो ऐप को कंट्रोल करेगा सारे को। सो फिलहाल तो ऑब्वियसली यहाँ कोई चेंज नहीं है, बट जब राउटिंग डिफाइन करें तो ये उसके लिए दो प्री रेक्विजिट हैं। सबसे पहले उसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करें और जो रैप कर दें जो है, अगर मैं लिखूं रैप ऐप ऐप या इसकी जगह जो भी मेन कंपोनेंट है इन ब्राउजर राउटर, तो अब आपके पास इस लाइब्रेरी की एक्सेस है। ठीक है जी। ऐप को क्यों कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि टॉप लेवल जो एलिमेंट है, जो रूट एलिमेंट है आपकी एप्लीकेशन का, वो ऐप है जो बाय डिफॉल्ट बनता है जब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप से प्रोजेक्ट बनाते हैं। ओके, अब आ जाए जी ऐप के अंदर। ऐप के अंदर आपने क्या करना है जी, ऐप के अंदर आपके पास डिफरेंट जो है वो अब आपने पेजेस बना लेते हैं। यहाँ पे आते हैं SRC में एक फोल्डर बना लेते हैं पेजेस का। नाउ आई वांट टू मेक डिफरेंट वेब पेजेस, फोल्डर जरूरी नहीं है लेकिन ऑर्गेनाइज कर लें बेहतर। सबसे पहले मैंने एक होम पेज बना लिया home.js के नाम से। एक बुक्स का बना लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से इसी पेजेस के अंदर इसको सिलेक्ट करके मैं बना लेता हूँ बुक लिस्ट डॉट जेएस। सो होम पेज पहले रेंडर होगा, उस पर क्लिक करूं तो बुक लिस्ट पे चला जाऊं, या यूआरएल होम का लिखूं तो होम पेज आए, बुक लिस्ट का लिखूं तो बुक लिस्ट में आए। ठीक है, इन दोनों कंपोनेंट्स के अंदर आप जो है वो अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिख दें। फिलहाल चाहे तो आप हेलो वर्ल्ड की स्टेटमेंट ही लिख दें, इसमें कोई हद अपडेट कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कि होम पेज पे आता हूं मैं, और ये जो ऐप में मैंने लिखा है इसी को मैंने कॉपी किया बुक लिस्ट में। तो यहाँ पे बुक लिस्ट जो है वो आपने नीचे दिखानी है, जितनी भी बुक्स वो उन सबको डेटाबेस से फेच करेंगे, हम उनका नीचे मैप कर देंगे एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली इस पेज पे आएगा तो वी वांट बुक लिस्ट टू बी शोन, और यहाँ पे आ जाएं तो इसी को कॉपी करें, ये होम पेज है, दो पेजेस है ये हमारे पास। वेलकम टू माय पेज, जो भी आपका स्टार्टिंग पेज है इसको होम कह दें। अच्छा, फिलहाल ये दो पेजेस अगर आपने यहाँ दिखाने हैं बगैर राउटिंग के, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे होम पेज, ठीक है जी, ये मेरा मेन एप्लीकेशन है। ठीक है जी। सो यहाँ पे रेक्ट राउटर डॉम, रेक्ट राउटर 6 स्पेसिफिकली ये ऐप है। ठीक है जी। सो आप कौन सा पेज दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको निकाल देते हैं। अगर आपने होम पेज शो करना है, अब बगैर राउटिंग के आप क्या करते हैं कि होम को रेंडर किया तो ऑटो इंपोर्ट ने इसको इंपोर्ट कर दिया। अगर होम को लिखेंगे तो वेलकम टू माय होम पेज, होम कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। इसके नीचे अगर बुक लिस्ट को लिखेंगे तो बुक लिस्ट का कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे किसी एक को करना है तो आप दूसरे को कमेंट कर दें, बुक लिस्ट को कमेंट कर दें तो होम पेज शो हो रहा है। अगर आप होम को कमेंट कर दें, इसे अनकमेंट कर दें तो बुक लिस्ट शो हो रही है, लेकिन यूआरएल नहीं बदल रहा। दो चीजें अब हम चेंज करने लगे। एक तो ये है कि हम, जी जाहिर साहब क्लियर हो रहा है, छुप गए आप? जी जी जी, ये हम पहले करने लगे, मेरा मतलब इज इट विजिबल? ओके, अब हम आते हैं अपने असल कंटेंट में कि ये काम तो हम पहले भी कर रहे थे, यहाँ पे हम राउटिंग को नहीं यूज कर रहे। हम चाहते हैं जिस तरह रियल एप्लीकेशन में होता है, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन कहलाती है कि एक ही पेज है बेसिकली। तो किस तरह से इसमें हम काम करेंगे। सो आपको ये पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो
पेजेस हैं उनके यूआरएल होते हैं। अगर आप दराज की साइट को खोलें या कोई भी और ले लें, मोस्टली हम इस एग्जांपल को रेफर करते हैं। आपके पास जो फर्स्ट टाइम यूआरएल बनता है वो उसको होम पेज कहते हैं, डोमेन का आता है। और मैं वीमेन फैशन में आऊंगा, क्लिक करूंगा तो जो है वो इसमें कोई भी मैं ले लेता हूं अनस्टिच फैब्रिक, तो यहाँ पे मेरे पास women/लॉन ये यूआरएल बन गया। अगर मैं होम पे आता हूं तो आपके पास जो ग्रोसरी में आया बेवरेजेस, तो ये बेवरेजेस का बन गया यूआरएल। और मैं किसी दोस्त को भेज भी सकती यार कॉपी करके ये पेज देखो, ताकि वो यहाँ से पूरी इतनी बड़ी वेबसाइट जिसमें बहुत से पेजेस हैं वो ढूंढता रहे कि हमको द्रास की जो आप, मैं किसी पे इस पे क्लिक करता हूँ ग्रीन टी पे, तो मैं किसी को अगर रेफर करना है तो मैं ये यूआरएल कॉपी करता हूँ, ये देखो डायरेक्ट तुम लिप्टन ग्रीन टी लेमन फ्लेवर में न्यू आई है इस पर्टिकुलर पेज पे लैंड हो गए, ना कि आप होम पेज का लिंक भेजें वो ढूंढते ही रहे यहाँ पे लेमन वो ग्रीन टी किधर है, सर्च करे बहुत से आ रहे हैं, पता नहीं आपने कौन सी कही। तो बुक मार्क करना आपके ब्रांड में बड़ा जरूरी है। अब रिएक्ट एंगुलर में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एक ही यूआरएल है, आप नीचे जो भी कंपोनेंट बदल रहे हैं यूआरएल नहीं बदल रहा। हम हर पर्टिकुलर पेज के साथ एक यूआरएल अटैच कर देना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे अगर मैं लिखूं खाली स्लैश या स्लैश होम तो होम पेज आ जाए, स्लैश बुक्स लिस्ट लिखूं या डैश यूज कर सकते होते हैं सारे स्मॉल लेटर में, बुक लिस्ट लिख के एंटर करूं तो बुक लिस्ट आए। यहाँ फिलहाल आप जो मर्जी यूआरएल लिखें वो एक ही पेज दिखाता है, वो हमेशा ऐप के पास ही जाता है और ऐप जो है उसमें जो रेंडर हो रहा है वही रेंडर हो रहा है। सो राउट्स हमें हर एक को एक यूआरएल असाइन करते हैं और इनमें कंडीशनल रेंडरिंग करते हैं कि अगर यूआरएल इससे मैच करेगा तो ये रेंडर होगा, अदरवाइज इससे होगा, इसको भी हम सबने कंडीशनल यूआरएल बेस्ड कंडीशनल रेंडरिंग होगी। अब कैसे, इसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना है। हमने ये जो लाइब्रेरी इंस्टॉल की है index.js में आ जाता हूं, रेक्ट राउटर डॉम की ये 2-in-1 लाइब्रेरी, ये यूआरएल भी बना देगी लेकिन बनाएगी क्लाइंट साइड पे ही। जिस तरह यहाँ पे होता है जब यूआरएल होता है तो क्लाइंट साइड पे नहीं सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर ये पेज की पूरी सीएसएस एचटीएमएल भेजता है। हालांकि हर पेज का स्टाइल एक जैसा है। आप किसी और पे आते हैं, आप यहाँ रिफ्रेश होता है, सर्वर ये पेज भेजता है। ये जो टिपिकल स्ट्रक्चर है ये कहलाती है मल्टी पेज एप्लीकेशन। यही आज तक स्टैंडर्ड था, जब तक 2015 से पहले सारी दुनिया ऐसे ही वेब डेवलपमेंट करती थी, ये एक ही तरीका था। रिएक्ट एंगुलर ये जो मॉडल ने क्या किया है, कहते यार ये स्टाइल तो एक है, इसकी जगह इसका डाटा लोड हो गया, दूसरे पेज में जाऊं तो मैं ये देखूं तो इसमें भी वही स्टाइल है कि यहाँ पे ऊपर एक खास H1 यदि स्टाइल में उसका नाम आना है, यहाँ पिक्चर आनी है, यहाँ डिलीवरी एड्रेस, डिजाइन तो एक ही है। तो क्यों ना एक दफा सीएसएस भेज दे सर्वर और क्लाइंट साइड पे क्विकली वही सीएसएस कर ले, बार बार डाउनलोड अपलोड ना हो, सिर्फ डाटा डाउनलोड हो जेसन फॉर्मेट में, ना कि पूरा डिजाइन ही आता हो। तो ये बड़ा अट्रैक्टिव तरीका है। तो इस लिहाज से जो है फेसबुक वगैरह उन्होंने ऐसे ही बना कि जो पोस्ट देखते हैं एक ही जगह का तरीका, यहाँ पोस्ट आएगी, यहाँ लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, तो क्यों बार बार सर्वर को इतना बिजी किया जाए। ये एक्सट्रीम जो है वो एक वे है। अभी द्रास है किसने बना, ये जो साइट देखिए पहले बनी है, रातों रात चेंज करना उनके लिए आसान नहीं है। इतनी ज्यादा मार्केटिंग के टूल्स हर तरह की इसमें इंटीग्रेटेड होती है। तो ये जसीयन जो है वो नई साइट्स इसमें बन रही हैं, लेकिन केएफसी की बनी थी वो ज्यादा बड़ी साइट नहीं थी, ये हमने पहले भी पढ़ाई है, तो लास्ट में हमने देखा चेंज हो गई, इन्होंने इसको सिंगल पेज में कन्वर्ट कर दिया, अब इनके सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। केएफसी जो भी इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन है या ये साइट में है चंद एक प्रोडक्ट उसमें उसकी निस्बत, तो उनके लिए आसान है इसको करना। बस अब हम कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। अगर आप दोनों लिख देंगे तो ये दोनों ही रेंडर हो जाएंगे। तो इसके लिए कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं राउट्स। राउट्स ये आप कंपोनेंट को ले लें, ऊपर से इंपोर्ट हो जाएगा ये राउट्स का कंपोनेंट रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी से, और में
और स्लैश राउट्स में रैप कर दें। इस रैप में भी कंपोनेंट्स सबको, और इनको अब आप कैसे डिफाइन करेंगे ये देख लें। इसके लिए आप लिखेंगे, इसको मैंने कट कर दिया, अपने राउट डिफाइन करेंगे। हर राउट में आप एक राउट एस है और एक सिंगुलर में है राउट। राउट लिया जी, राउट्स के अंदर अपने हर कंपोनेंट को बताएंगे पाथ क्या है यूआरएल का। पाथ है इसकी प्रॉप में आप बता दें जी, जब स्लैश होम होगा तो खाली होम के लिए आमतौर पर खाली स्लैश का मतलब क्या, होम पेज के जो है डोमेन नेम जो, तो कौन सा एलिमेंट रेंडर होगा इसके अंदर आप बता दें कि ये मेरे पास होम पेज रेंडर होगा। यानी इसने बताया कि अगर यूआरएल स्लैश है तो मैं ये कंपोनेंट रेंडर करूंगा। ये राउट्स के अंदर राउट दे दी। इसी तरह अगर पाथ स्लैश लेट्स सपोज बुक्स कहे यूजर, तो आप यहां पे बुक लिस्ट दे। अब यहां पे ये दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, आपको इनको कमेंट अनकमेंट करने की जरूरत नहीं, डिपेंड करेगा किसका पाथ मैच करता है। यूआरएल से ये देखेगा। अब देखिए यहां पे आ जाए, अब मैं इसको यहां पे आता हूं और मैं फर्स्ट टाइम लोकल 3000 लिखता हूं, तो मैंने कुछ नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखा हो तो इसका मतलब होता है स्लैश पाथ लिखा है। क्योंकि इसको मैं कॉपी अगर कर लूं, इस सारे को कॉपी करूं और मैं आपको अगर यहाँ पे शो करूं, तो ब्राउजर आप असल में पूरा एड्रेस नहीं दिखा रहा, तो वो ये चीज है कि HTTP नहीं वो दिखा रहा कॉलम नहीं, ये अंडरस्टूड HTTP डबल स्लैश और एंड में ये वो इतना, असल में ये पूरा। अगर आप डोमेन और नेम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि स्लैश पाथ आपने लिखा है डोमेन नेम के बाद में, यानी दराज खाली लिखा है दराज.com, तो लास्ट पे क्या है स्लैश। ये जो बाद वाला हिस्सा है ये मुख्तलिफ होता है, ये तो आपके वेबसाइट का एड्रेस है, ये तो सेम ही रहना है, तो आप यहाँ सिर्फ ये एंड वाला बताते हैं। तो अगर ये यूआरएल आए यानी होम पेज और ये ना भी लिखे तो ये अंडरस्टूड हो गया, तो होम पेज जो है मेरा, अगर आप इसको इस तरह से यूआरएल बनाए कि यहाँ पे स्लैश बुक्स कर देंगे, यूआरएल में सारे लेटर स्मॉल लेटर में लिखने, डैश यूज करें, तो फिर वो पाथ इससे मैच करेगा, ये एंड वाला। ठीक है, डोमेन नेम तो सेम ही रहता है, तो फिर बुक लिस्ट रेंडर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश बुक्स और मैं एंटर करता हूँ, तो आप देखें बुक्स लिस्ट आ गई। इसका मतलब मेरा ये जो बुक लिस्ट वाला कंपोनेंट है ये रेंडर हो गया। और अगर मैं बुक लिस्ट हटाता हूँ यहां से, तो अब मेरे पास होम पेज आ गया। अब यूआरएल से चल रही है मेरी ऐप, ठीक है, यूआरएल से चल रही है, यानी हर पेज का अपना एड्रेस हो गया। हर बंदे को भी कह सकते हैं यार बुक्स की डिटेल देखनी है तो स्लैश बुक्स करोगे तो नीचे बुक्स की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है जी, लेकिन इस तरह के अगर लिंक बनाने हैं आपने कि यार लिखना ना पड़े, बस सामने बनाओ इस तरह कैटेगरी जिस पे क्लिक करें उसका पेज खुल जाए, तो उसके लिए हम एक नैब बार लगा देते हैं। नैब बार आपको पता है कि जो है वो यहाँ से आप बूटस्ट्रैप को आए, गेट बूटस्ट्रैप को अगर आप देखें तो इसमें आपके पास नैब बार अवेलेबल है। नैब बार में इंपॉर्टेंटली क्या है जी, अगर हम यहां से देखें नैब बार, इसका डिजाइन हियर, इफ वी जस्ट सी दिस नैब बार, तो इस तरह से आप ऊपर मेन्यू लगा दें कि इस पे क्लिक करने से ये हो, ये जिस तरह डिजाइन बने हुए हैं। अभी मैं जो है जगह हो सकते हैं। नैब बार लगाएंगे कहाँ पे, नैब बार ऑब्वियसली आप यहाँ पे लगाएंगे होम पे। नैब बार चाहे होम पे या बुक लिस्ट है, नीचे जो मर्जी शो हो रहा हो, नैब बार के ऊपर आनी आनी। तो आप जो चीज हर राउट यानी राउट डिपेंडेंट नहीं है उसको इससे ऊपर आप जो है वो डिफाइन कर दें। मैं करता हूं, उसको आप इधर डिफाइन कर दें ऊपर कि राउट में जो लिखा होता है वो कंडीशनली मैच होता है कि जिस राउट से ये पाथ मैच होगा यूआरएल का वो वाला कंपोनेंट रेंडर होगा। लेकिन जो चीज इस पे डिपेंडेंट नहीं आप रखना चाह रहे हैं, जिस तरह नैव का टैग है एसटी वगैरह के लिए हम यूज करने बेहतर है वैसे तो, और इसमें हम एक फिलहाल कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट में दे देते हैं लिस्ट आइटम्स कि मैं लिंक पहला दे देता हूं, और लिंक में हम यूज करते थे AHREF।
ahref यहाँ यूज नहीं करना, क्योंकि ahref बाय डिफॉल्ट जो HTML में है तो उस पर क्लिक करते हैं तो सर्वर को लिंक जो है रिक्वेस्ट भेजता है। हमने सारा जो कोड है ना, अगर आप इस वेबसाइट का देखें तो जो रेड की एप्लीकेशन है करके व्यू पेज सोर्स देखें तो इसके अंदर ये एक फाइल होती है bundle.js, सारी रेड की फाइल इसमें कंपाइल होके पड़ी है और इस जावास्क्रिप्ट ने हर पेज प्रोड्यूस करना है। एक ही दफा सर्वर ने ये पूरा जावास्क्रिप्ट भेज दिया है जो क्लाइंट साइड पे आगे पेजेस प्रोड्यूस करती रहेगी, सर्वर के पास जाने की हमें जरूरत नहीं है। तो उसके लिए फिर ahref की बजाय यहाँ पे एक URL यही जो लिखते थे a, जितना तो हम ये चाहते हैं ना ahref और एक स्लैश दे दूं और यहाँ पे लिख दूं होम, ठीक है जी, होम लिख दूं तो होम पेज आ जाए। तो ahref की बजाय देखिए फर्क क्या है इसमें, फर्क ये है a की जगह यहाँ एक और कंपोनेंट है रेक्ट राउटर डॉम से, उसका नाम है लिंक, कंपोनेंट है कैपिटल L से, तो यहाँ पे ahref को रिप्लेस कर दें लिंक कंपोनेंट, हर चीज कंपोनेंट, और रेफ की बजाय एट्रीब्यूट लेता है टू, लिंक टू। अब ये लिंक टू का मतलब है ये लिंक टू दिस पाथ, ये टू जिससे मैच करेगा वही रेंडर होगा। तो मैंने ऊपर ये लिंक दे दिए और इसमें कह दिया स्लैश बुक्स, ये दो चीजें आपने मैच करनी, ये चीज इससे जब इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सर्वर के पास जाने की बजाय राउट्स के पास आएगा और यहां से मैच करेगा, ना कि सर्वर से जाए, और ये फिर एलिमेंट एंटर होगा। और इसको मैंने कह दिया बुक्स लिस्ट, और मे भी इसके बाद एक मैंने HR हॉरिजॉन्टल रूलिंग लाइन दे दी। अब देखिए जरा होम पेज को पहले देखते हैं, होम पेज को देख नाउ, ये ऊपर मेरा मेन्यू है, नैब बार, आप चाहें तो बूटस्ट्रैप का इस तरह ये कॉपी करके बना दें, इन पे लगा दें, हर एक पे लिंक टू ahref नहीं लगाना। तो अब ये क्या होगा, अब मुझे पास जो वेब पेज में आएंगे, अब URL देखना है और नीचे देखना है कि क्या रेंडर होगा, URL स्लैश है, होम पेज है, बुक लिस्ट पे करता हूँ URL बुक्स बन गया और बुक लिस्ट का कंपोनेंट आ, तो मैं जिस पे क्लिक करता हूँ वही वाला पेज रेंडर हो रहा है, वही URL चेंज हो रहा है। क्लिक कर दें या URL खुद मैनुअली टाइप कर दें, इन एनी केस जो है you will get the same thing. This is what, और कोई ये सारे जो पेजेस है आप देखें यहां से रिफ्रेश नहीं हो रहा, ये पेजेस सारे क्लाइंट साइड पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितनी बिजली की रफ्तार से ये पेज खुल रहा है, ये देखें, क्योंकि सर्वर के पास गया ही नहीं, लोकली पूरा पेज ओपन हो जाता है, कोई रिफ्रेश नहीं हो रहा। आप जिस भी लिंक पे क्लिक करेंगे ना, जितना भी बड़ा पेज क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस CPU ने सिर्फ एक ही पेज बनाना है, इसे कौन सा अमेरिका जाना है, वहां से डाउनलोड करना है और नया आना है, सिर्फ डेटा डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, HTML CSS इंस्टेंटली रेंडर हो जाएगा। तो ये स्पीड है जिसकी वजह से सारी दुनिया रिएक्ट एंगुलर और इसकी तरफ आ गई कि ये स्टाइल ऑफ कोडिंग ठीक है, इसकी बजाय कि वो ट्रेडिशनल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर हो। इस तरह के एप्लीकेशन को बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, कि ये धोखा ही ऊपर URL, इतने पेजेस नहीं है एक ही ऐप, लेकिन वो ये यही दे रही है कि मल्टीपल पेजेस, और कोई वेब पेज आपका रिफ्रेश नहीं होगा। That's what we call client side routing, and that is the strength of this these kind of architecture, जिसको मॉडर्न फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट है। और जो भी सिंगल पेज एप्लीकेशन कहलाती है, इसका ये मतलब एक ही पेज होगा कि सर्वर में एक ही पेज भेजना, यानी इसका व्यू पेज सोर्स करें, सर्वर जो है वो एक ही पेज भेज रहा है बस, और ये जितने भी पेजेस हैं इसी के अंदर से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये सारा कमाल ये एक लाइन का स्क्रिप्ट जावा, आपकी जितनी भी रिएक्ट की एप्लीकेशन है सारी कंपाइल होके यहाँ एक जावास्क्रिप्ट बन चुकी है। इसको खोले, इसको अगर आप देखें तो यही ये है, और रिएक्ट की जो ऐप आपने लिखी है जो बड़ी बेसिक जावास्क्रिप्ट बन चुकी है और बड़ी ड्रॉनी सी बन चुकी है, ठीक है जी। इसको अगर आप देखें तो आप इसके कोड से नहीं गैस कर सकते कि असल में ये चीज कोड को रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं इस तरह किया जा सकता कि आप कहेंगे मैं कोड से देखूंगा कैसे देख रहे हैं, इफ फ्रैगमेंट टाइप ये वो सारा, कहीं आपको वो नहीं नजर आ रहा जो असल में थोड़ा सा आपने लिखा है। बहुत सा कोड रिएक्ट ने खुद ऐड कर दिया, रिएक्ट और डॉम की लाइब्रेरी ऐड हो गई, हर चीज का कोड मिक्सअप होके कंपाइल होके बंदा ले बना, सारी चीजें जो है यहाँ पे मौजूद। तो जो है यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअल सोर्स कोड होता है, यहाँ पे फर्क है, व्यू पेज सोर्स करेंगे
तो यहाँ पे आपको एक्चुअल हर पेज का अलग-अलग सोर्स कोड है और हर पेज का आपको सेपरेट सोर्स कोड और एक्चुअल मिलता है। आप सेव कर लें, ये सारा आपसे पड़ा, ये सारा एचटीएमएल सीएसएस होता है। वहां एचटीएमएल सीएसएस नहीं, वहां सारा कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर बंडल है। ये सारा वही एचटीएमएल सीएसएस जो सर्वर ने प्रोड्यूस किया है। अगर आपको किसी पेज से ये नजर आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये रेक्टेंगुलर वगैरह में साइट नहीं बनी, ये तो सारा सोर्स कोड ही डाउनलोड हुआ है। तो इसका मतलब है जो भी मैं पेज पर क्लिक करूंगा, इसने अगला पेज नहीं प्रोड्यूस करना, वो सर्वर के पास जाएगा, वो आगे नए डिव, नए सारे स्टाइलिंग, सीएसएस हर चीज भेजेगा। हर रिक्वेस्ट पे पहला पेज ऑफलोड होगा और ये 6,000 की लाइनों का कोड फिर इसकी सीएसएस ये सर्वर ने भेजना है। ये आप देखें कितना कोड है इसके पेज का। ये कोड है जी आपके पास 7,000 लाइन में एचटीएमएल के पेज है। ये हर एक का एचटीएमएल यहाँ पे स्टोरी इस तरह से नहीं है। जितनी मर्जी ऐप बड़ी हो, इंस्पेक्ट के अंदर आपको नजर आएगा कि वो कंपाइल होके क्या बन रहा है इसके एलिमेंट्स। असल में कंपाइल होके वो ये बना है। ये इंस्पेक्ट में होता है कि असल में कंपाइल होके ब्राउजर के पास, लेकिन ये कैसे बना है, उसका सोर्स क्या सर्वर ने भेजा है? सर्वर ने कुछ नहीं भेजा, सर्वर ने सिर्फ ये बंडल इंस्टॉल कर दिया आप पर और यही सारा कमाल कर। आपके जितने भी बड़े पेजेस होंगे हमेशा एक जावास्क्रिप्ट का बंडल ही आ जाएगा और उसके बाद पहली दफा थोड़ा सा रेक की साइट लोड होने में टाइम लेती है क्योंकि ये बंडल सारा एक ही दफा डाउनलोड होता है। उसके बाद जो है वो जब डाउनलोड हो जाए तो पेज भी ऑफलोड नहीं होता। ये मेन आइडिया है सिंगल पेज एप्लीकेशंस। इसका ये नहीं मतलब एक ही पेज होगा, ये पेज बनाएगा कौन? सर्वर के लिहाज से एक ही पेज है, तो क्लाइंट को सारी पेजेस मिल रहे हैं, हर एक अपना यूआरएल है, बुक मार्क करे। इसको मैं कॉपी करता हूं, मैं इसको कट करता हूं, मैं दोबारा नई टैब खोलता हूं, मैं यही यूआरएल लिखता हूं तो डायरेक्ट बुक्स पे मैं जाऊंगा, होम पे नहीं जाऊंगा। क्लियर होगी थी बात? आगे चलते हैं जी। फिर ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है, 3 सिर्फ कंपोनेंट है नए जो दिए। देखिए अब आगे लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरीज में लॉजिक नहीं है, वहां से याद रखना है, ये इंस्टॉल करना है, इसमें रैप कर देना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं यूज हो रही। लॉजिक इसी में है, स्टेट कैसे मैनेज करनी है, प्रॉप्स कैसे करनी है, जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखना है। बाकी आप जो कुछ पढ़ेंगे वो सॉर्ट ऑफ लाइब्रेरी है, इस तरह से लिख रही हो। असल तो डिटेल सारी इसके अंदर छुपी हुई है, ये कैसे जावास्क्रिप्ट से ब्राउजर के एड्रेस बार से पढ़ता है और उसको सर्च करके कंपेयर कर। तो लर्निंग जो होती है वो लैंग्वेज की होती है, वो उसकी कोर प्रिंसिपल्स की होती है। लाइब्रेरीज में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखते हैं ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। तो नॉर्मल भी तो स्टूडेंट है, नहीं भी इतना ज्यादा वो प्रोग्रामिंग में, लॉजिक बिल्डिंग में पास, तो ये चीजें तो उसने याद ही रखनी है कि राउट्स के अंदर जो जो लिख देंगे, जिसका पाथ लिंक में देंगे मैच होगा। तो अच्छा, इसको आप अलग कंपोनेंट में लिख सकते हैं, जिस तरह मैं इसको यहाँ से करता हूँ कट, और यहाँ पे मैं पेजेस की बजाय यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाता हूँ। इसके अंदर मैं अपना एक मे बी हेडर या नया बार अपनी एक डिजाइन कर लेता हूँ या हेडर कह लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे उसी तरह से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में नया बार, इसको चाहे तो आप बूटस्ट्रैप की यहाँ पे रख दें नया बार, रिटर्न में के यू आर। ठीक है, यू विल मेक इट अ फंक्शन जो कि अब लिंक यहाँ पे नहीं है तो आपने लिंक को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, ये मैं लिखता हूँ ऑटो इंपोर्ट हो जाता है, वो आप ये एक्सटेंशन कर लें, ऑटो इंपोर्ट की डाउनलोड। तो आप जो भी लिखेंगे वो आप खुद इंपोर्ट कर देंगे। ऑटो इंपोर्ट करके यहाँ पे सर्च करें ऑटो इंपोर्ट और इसके आ रहे हैं पेज पे, तो यहाँ पे मुझे अनइंस्टॉल के ऑप्शन आ रही है, आप इंस्टॉल के आ रहे हैं, इधर इंस्टॉल। तो ये जो है आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आके ऐप में आप नैव बार, ये वाला ऊपर इंपोर्ट, अब ये है कि नैव बार तो आएगा ही आएगा, HRD इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, नैव बार को ही हम डिजाइन कर लेते हैं। ये नैव बार, इसमें HR आ जाए, इस सारे को आप जो आप डिसाइड कर लें कि जो नैव बार से रिलेटेड फीचर्स। नाउ यू हैव a nav bar, okay, you don't need this,
So we have a nav bar followed by some horizontal line. अब यहाँ पे स्ट्रक्चर वाज़ेह हो गया कि मेरे पास nav bar है, उसके नीचे राउट्स है, इसका मतलब इनमें से कोई एक डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा पाथ, और ये पाथ खुद मैनुअली चाहे टाइप कर दें या nav bar में दिए हुए लिंक से लिखें तो वहां से भी ये पाथ जनरेट हो जाएगा, URL क्रिएट हो जाएगा वहां से। तो यहाँ पे आप जब भी नया कंपोनेंट बनाना है उसको आप अलहदा से बनाएं, यहाँ उसका पाथ दे दें और नया बार में उसका लिंक दें, इस तरह बना दें। सर राउट्स को मल्टीपल टाइम भी यूज किया जा सकता है? जी, राउट्स को नेस्टेड हम देखते हैं, अगर नेस्टेड करने हैं एक पेज पे जाऊं फिर उसका अपना सब मेन्यू है तो बिल्कुल उस लिहाज से आप नेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट है डायनामिक राउटिंग, कि अगर बुक्स की लिस्ट है, जिस तरह यहाँ पे देखें, मैं जो है इसको बोलते हैं डायनामिक राउटिंग, कि आपने फिलहाल तो ये है हार्ड कोडेड राउट्स, कि वो पेज का आमतौर पर हार्ड कोडेड होता है कि यहाँ कॉन्टेक्ट अस पेज है, फलां पेज है, जितने मर्जी बढ़ा दें। कुछ है जिनके यूआरएल फिक्स नहीं है, जिस तरह इसमें 10 लाख प्रोडक्ट्स हैं, मैं चाहता हूँ जी कंप्यूटर एक्सेसरीज पे क्लिक करूँ, तो जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो कहता है जी मेरे पास 1,14,000 प्रोडक्ट्स हैं, 500 अभी इतने में यहाँ पे नहीं दूंगा कि हर पेज का हार्ड कोडेड दे दूं, तो मैं इसकी एक स्ट्रेटजी बनाना चाहता हूँ कि जिस पे क्लिक करेंगे रन टाइम पे उसका यूआरएल खुद ही बन जाए। तो उस हवाले से जो है वो हम यहाँ पे बनाते हैं, राउट्स में देते हैं। अगर आपने एक पेज बना लेते हैं, यहाँ पे उसको कह देते हैं डिटेल का, बुक लिस्ट है तो किसी भी बुक की डिटेल पे जाना है .js, तो बुक की डिटेल, बुक्स की लिस्ट पे आएंगे वो तो एक ही कंपोनेंट होगा, डिटेल में आएंगे तो जिस बुक का आईडी लिखे उसी की डिटेल आनी चाहिए। डेटाबेस से आप बुक डिटेल आप शो करना चाहते हैं, ठीक है, किसकी डिटेल, लाइक हम आईडी बेस रख लेते हैं जी, डेटाबेस में सारी बुक्स पड़ी हैं, जिस पे क्लिक करूं उसी का आईडी यूआरएल में बन जाए और उसी की डिटेल पेज में फिर उसी की डिटेल हो। इसमें हार्ड कोडेड है, सारी डिटेल फेच करके बुक्स है, यहाँ पे डायनामिक है। तो डायनामिक अगर आपने राउट देना है, हाउ टू डू डायनामिक राउटिंग, तो उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है कि आप यहाँ पे आपने पहले तो डायनामिक पेज का डिजाइन बना लें। इस पे आते हैं हम, राउट में आप बड़ा आसान ही है, इसमें राउट लिखें, पाथ लिखें। अब पाथ क्या लिखेंगे, पाथ में आमतौर पर उसको पाथ को ना इस तरह बनाया जाता है कि मेन पाथ जो है स्लैश आगे जिसका आईडी लिखूं वही आईडी आ जाए, और इसमें जो एलिमेंट होगा वो बुक लेस देन कंपोनेंट बता दे, बुक डिटेल, ये उसने नॉट इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये आईडी किसका होगा, क्या ये आईडी फिक्स होगा, ये तो आईडी, यहाँ पे आईडी नहीं लिखना हमने, एक्चुअल उसकी वैल्यू है। तो इसके लिए वेरिएबल पार्ट, डायनामिक पार्ट देने के लिए यहाँ पे फिर में कॉलन लगा, ये फर्क है। कॉलन का मतलब है यहाँ जो भी आईडी है वो आ जाए। अब बुक्स की जो लिस्ट है मेरे पास, मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे मैं अपनी कोई जो है ना वो एक बुक्स की अपनी डीबी बना लेता हूँ, डेटाबेस कुछ डीबी, जिसमें मैं जो है कुछ एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में ले लेता हूँ कि मेरे पास एक आईडी है, वन टाइटल है बुक का, मे बी लर्न रिएक्ट जेएस, और इस बुक की प्राइस है मे बी जो है 1000। सो ये मेरे पास डिफरेंट बुक्स हैं जो डेटाबेस में पड़ी, और यहाँ पे आ गया 3 1 2 3, 1 2 में मैंने लिख दिया मे बी नोड जेएस की है, और थर्ड में मैंने लिख दिया जो है ये मोंगोडीबी की है, एंड सो ऑन, ठीक है जी। So we have some sort of different prices for the books. So यहाँ पे books list जो है, जब books list पे आए आईडी चेंज कर लें तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी books db dot map, यहाँ पे मैं here I am ul यहाँ बना लेते हैं, li में फिलहाल मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ कि जो भी बुक रेंडर हो रही है बुक्स को डॉट मैप करना जो था, बुक लिखें, मैप करना भूलता जा रहा है, बुक आ जाएंगे, यहाँ पे हर एक बुक ले लें, यहाँ पे बुक का
आईडी डैश, उसके बाद उसका बुक का आ जाए टाइटल, और आगे रुपीज में, टाइटल के बाद रुपीज और बुक डॉट प्राइस लिंक। इस तरह से मैं जो है पहले इस पेज को देखता हूँ, पहले मैं लिस्ट वाला पेज देखता हूँ, ये मेरे पास आ गया। अब मैं चाहता हूँ जिस पे क्लिक करूँ उसी की डिटेल आ जाए, 1 2 3 से कर देते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे की दे दें ताकि वार्निंग हम नहीं देख रहे कंसोल में, वार्निंग भी आ गई, बुक डॉट आई। सो नाउ यू हैव डिफरेंट बुक्स, और आईडी बेशक आप ना शो करें, आईडी ये शो करना जरूरी नहीं, ऐसे ही रहने दें। तो ये मेरे पास बुक्स है, मैं चाह रहा हूँ जिस पे मैं क्लिक करूँ उसी के आगे डिटेल पेज में डिटेल खोलूं, डिटेल लिस्ट आ देते, होम पे ही आए, लिस्ट पे आए, लिस्ट से फर्दर क्लिक करो। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूं तो बुक्स के बाद अगर मैं /1 लिखूं तो मैं चाहता हूं कि बुक का डिटेल पेज आए, लेकिन रिएक्ट की डिटेल हो, 2 लिखूं तो ये आए, इस तरह से 3 लिखूं तो ये आए। तो आमतौर पर इसको भी हम जो है वो एक लेट्स मेक इट मोर बेटर, मेक अ डेटा फोल्डर, इसके अंदर हम जो है वो फिलहाल बुक्स डीबी बना लेते हैं, डॉट जेसन या जेएससी लिख लेते हैं, जिसमें यहां से उठा लेते हैं क्योंकि लिस्ट ये शेड हो गया, बुक्स कट किया और बुक्स डीबी में आ जाए, इसको कर लें एक्सपोर्ट, और यहां से बुक लिस्ट जो है इंस्टेड ऑफ ये बुक्स डीबी यहां से इंपोर्ट करके दिखाए। ओके, नाउ वी हैव बुक्स लिस्ट, अगेन ओटीपी से आ। अब जिस पे क्लिक करूं, अगर मैं पहले पे क्लिक करूं तो यूआरएल बने /1, दूसरे पे करूं तो /2, तीसरे पे /3, जिसका आईडी बनेगा उसी की डिटेल आए, और वो डिटेल फिर यहाँ पे डिटेल पेज में मैं कैसे यूआरएल से फेच करके डीबी में उसी ऑब्जेक्ट की डिटेल लाऊं जिस पे क्लिक किया गया। ठीक है जी। सो फॉर दिस पर्पस नाउ आई हैव दिस आईडी। ये जो आईडी है ना, ये डायनामिक सेगमेंट कहलाता है। ये जो डायनामिक आईडी है, ये डिटेल पेज में अगर आपने लेना है तो इसके लिए अब हर जगह हुक्स यूज हो रही है। So you have a method, book method known as use params. use params क्या करता है कि आपको, अगर आप इसको कॉन्स्ट करके params ऑब्जेक्ट को देखें, और मैं यहाँ पे कंसोल करके आपको दिखा देता हूँ params, आप इसको कंसोल करके देखें तो पैरामीटर में जितने भी ये आपने लिखे होते हैं ना, डायनामिक पोर्शन ये जो दिया होता है ये कहलाते हैं यूआरएल। इस यूआरएल को ये पैरामीटर मिल रहा है, और ये पैरम्स के ऑब्जेक्ट में रिएक्ट राउटिंग डॉम की लाइब्रेरी सेव कर लेती है, और हमें फिर रिएक्ट राउटर डॉम जो है पैरम्स जब हम बोलते हैं तो वो हमें वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देते हैं। यहां से देखें, हम इसको कंसोल को व्यू कर लेते हैं, इंस्पेक्ट में आ जाए कंसोल में। अब जब मैं डिटेल पे जाता हूं, मैं इस पे क्लिक करता हूं, बुक/1 करता हूं, एंटर, तो ये यहाँ पे देखें आईडी क्या आ गया, पैरम्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, पैरम्स एक ऑब्जेक्ट है जिसमें वो जो पैरामीटर में 1 आईडी की 1 वैल्यू, ये कहां से आ रही है, यहां से देख रहे हैं कि ये सारा पैरम्स में बन जाता है, की बन जाती है। सो इसी तरह से आप अगर लिखते हैं लेट्स से 2 आ गया यहां से, आप यहां पे लिखते हैं 3, इवन आप अल्फा न्यूमेरिक देखते हैं कि आप इस तरह से आईडी बना लें, रिएक्ट बुक, तो वही नाम आ जाए, जो आप अल्फा न्यूमेरिक या जो भी। सो हियर अब डिटेल पेज पे मैं यहाँ पे इस लाइन को कर देता हूँ कमेंट, बुक डिटेल, कौन सी बुक है, पैरम्स डॉट आईडी। ये आईडी यहां से नहीं है कि डीबी में आईडी रखा हुआ, ये जो आईडी है ये पैरामीटर से, यानी यहाँ पे आपने वहां जो भी लिखा है उसको आईडी है, ठीक है नहीं, वहां बुक आईडी भी कर सकते। तो इस यानी बुक्स के आगे यूआरएल में जो भी लिखा हुआ है वो आ जाएगा यहाँ पे प्लेस होल्डर के यूआरएल में /बुक्स के बाद वाला पोर्शन आपको यहाँ पे मिल गया, और इसके नीचे फिर आपने इसका डिजाइन जो भी है, डिटेल पेज का डिजाइन बना दिया, इसमें आपने लिख दिया जी H2 में बुक नेम
फिलहाल मैं ऐसे ही इसको मैथमेटिकली लिख देता हूँ। अब बुक नेम क्या है, हर बुक का डिफरेंट नेम है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ डीबी में, जिसमें मैं कहता हूँ जी एक्सपोर्ट फंक्शन गेट बुक बाय आईडी। मैं इसको आईडी पास करूंगा पैरामीटर यूआरएल से जो लूंगा, और ये मुझे रिटर्न कर देगा। अब यहां से ये सर्च करेगा, ये ऊपर जो इस डीबी में बुक्स डीबी, ये हमने पहले भी किया था, डॉट फाइंड, ये फाइंड करेगा टेक ईच बुक, और जिस बुक का जो आईडी है वो मैच करता है। 3 डॉट यूज कर रहा हूं, आप देख चुके हैं कि सिंगल कोट्स तो पार्स इंट कर लें, क्योंकि जो भी यूआरएल से आएगा वो एज अ आईडी स्ट्रिंग होगा, जिससे भी मैच करता है उसको रिटर्न कर। ठीक है जी। बुक्स डीबी में से जो अब ये आईडी कहां से आएगा, ये हम राउट से लेंगे, यहां से आएगा। मैंने राउट्स में से ये आईडी लिया, और यहां से मैंने जो है वो हियर आई हैव अ बुक ऑब्जेक्ट कॉस्ट बुक, और कौन सी बुक है, गेट बुक बाय आईडी, और इसको पैरम्स डॉट आईडी पास कर दिया। अब मैंने यूआरएल से देखा कौन सा आईडी आया है, और उस आईडी के अगेंस्ट मैंने अपनी डेटाबेस में से बुक ले ली। तो अब मैं उस बुक की डिटेल बुक डॉट आईडी, बुक डॉट टाइटल, अब मैं जो अपनी डीबी में जो फील्ड हैं उनको मुताबिक डिजाइन पिक्चर वगैरह बना सकता हूं। एंड आई हैव स्टाइलिंग आपने जो भी दी, बुक प्राइस, you have book dot, अब अपनी डेटाबेस वंस यू गॉट एन ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद नीचे तो डिजाइन ही बनाना है ना आपने। लेकिन ये बुक कैसे आप फाइंड कर रहे हैं, आप यूआरएल से देखते हैं क्या लिखा है यूआरएल में, वो आईडी वाला पोर्शन लेते हैं, बुक को फाइंड करते हैं डीबी से, यू कैट द बुक ऑब्जेक्ट एंड गेन प्रिंट। अब ये कैसे आ रहा है, ये ऐप में आपने डायनामिक कंटेंट दिया है। अब यहाँ से जो है वो बुक लिस्ट जब आपने बनाई है, तो यहाँ पे देखें जी, हियर बुक्स, ये सारी बुक्स आ रही हैं। मैं लिखता हूं /1, तो डिटेल ऑफ बुक 1, और 1 कौन सी थी, लर्न रिएक्ट जेएस और दिस। मैं लिखता हूं 2, तो ये लर्न नोड थी। मैं लिखता हूं 3, तो ये 3। लेकिन अब अगर मैं बुक लिस्ट पे आता हूं तो इससे नहीं लिंक बने हुए, या मैं लिंक बना देता हूं कि मुझे याद ना रखना पड़े आईडी क्या है, जिस पे क्लिक करूं उसी की डिटेल आ जाए। तो आई विल मूव टू बुक लिस्ट नाउ, इस तरह यहाँ लिंक बनाए थे, बुक लिस्ट में आ जाए, हियर बुक लिस्ट पे। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये पूरा बने कि यूआरएल बन जाए, हाइपर लिंक बन जाए, टाइटल या प्राइस पूरी रो में कहीं भी क्लिक करें, या में भी आप इसको चाहे तो खाली टाइटल को लिंक बना लें। ठीक है, तो इसको ahref में रैप कर दें, ahref में रैप करेंगे या लिंक टू में, यस लिंक टू में, लिंक कंपोनेंट, और 2 में मैंने इस तरह से देना है कि जो बुक है मेरे पास उसी का आईडी यूआरएल में आ जाए। सो हियर, अब यहाँ पे 2 में हार्ड कोडेड देने की बजाय तो भी आप यहाँ पे लेना है हियर लिंक टू, और शुरू में स्लैश देना है, तो स्लैश प्लस 38 यूआरएल डायनामिकली बनेगा। जिस बुक की लिस्ट में से जिस पे क्लिक किया जाएगा, जिसके टाइटल पर, उसी का ही आईडी लिंक में जाएगा, यूआरएल में जाएगा, तो डिटेल वहीं से यूआरएल पकड़ेगी और मुझे डेटाबेस से वही ऑब्जेक्ट देगी और उसी की डिटेल आएगी। नाउ हियर जी क्या कह रहा है जी, इंपोर्ट का वर्ड, ये स्पेलिंग कुछ गड़बड़ यहाँ पे आना जी जी, वो मेरा ख्याल हमने यहाँ पे गड़बड़ किया। कहाँ है जी, बुक्स डिटेल में, बुक्स है ना, डिटेल में, बुक लिस्ट, सॉरी बुक लिस्ट में लिखा सब जो कहीं टाइप हो गया। हाँ, इतना कोड लिख दिया फिर भी छोटी सी गलती नहीं माफ करता। देखिए इस पे हमने क्लिक किया, ये अच्छा ये क्लिक किया, यहाँ पे डिटेल नहीं आ रही, गायब हो गया। क्लिक किया
लेकिन यूआरएल सही बन रहा है कि नहीं सही बन रहा? नहीं बन रहा। हमने जो यूआरएल दिया है वो पैटर्न ये स्लैश बुक्स आगे आईडी हो, वो हमारी मर्जी जैसे भी यूआरएल बना ले, तो हम यहाँ पे कहेंगे स्लैश बुक्स स्लैश, ठीक है। लेफ्ट तो आपने पहले ये दे बुक लिस्ट पे आए, क्लिक करें तो अब यूआरएल सही बन रहा है। स्लैश लिस्ट पे आना है, जिस पे क्लिक करेंगे उसी की डिटेल होगी। होम पेज तो होम पेज, लिंक्स है तो लिंक्स फर्दर नेक्स्ट उस पे आ जाएंगे, ठीक है जी। तो आप जो है लिस्ट पे आ जाए, होम पे आ जाए, लिस्ट पे आएंगे, मोंगोडीबी की डिटेल देखें। सो दैट्स ऑल अबाउट राउटिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है जी। मास्टर से डिटेल पे जाना और साथ जो है वो उसका आईडी या पैरामीटर जो भी लेके जाना डीबी वगैरह से अकॉर्डिंगली। ये जो है अब इसको हम मोंगोडीबी से रिप्लेस करेंगे। और ये जो मैंने यहाँ पे गेट यूज पैरम्स किया है ये ठीक है, गेट आईडी की बजाय मैं यहाँ पे दूंगा डाउनलोड आईडी फ्रॉम सर्वर। सो सर्वर से जेसन फॉर्मेट में उस बुक की डिटेल डाउनलोड कर दो, उस ऑब्जेक्ट की डिटेल डाउनलोड कर दो ये डीबी से जिसका यूआरएल में आ रहा है। सो नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू वर्क ऑन सर्वर। लेकिन आप लोग प्रोजेक्ट से मामले में जरा सुस्त रहे, थोड़ा सा एक्टिव हो। अगला प्रोजेक्ट अब जो है ना आप लोगों का इंतजार कर रहा है राउटिंग पे, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम तक 2 पिछले प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें, कम से कम पॉइंट ऑफ सेल वाला प्रायोरिटी पे रखें, अगर क्विज वाला भी रहता है उसे भी पूरा करें। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे एक डिजिटल मार्केटिंग का टूल बनाएंगे। एक पूरा हम जो है वो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था CRM डैश वाला ये जो कोड है इस पे हम राउटिंग बनाएंगे। इधर सारी लिस्ट आ रही हो, जिस पे क्लिक करें उसी की डिटेल ओपन हो, एडिट कर सकें, डिलीट कर सकें। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ बटन लगा दें, ऑटो SMS, ऑटो ईमेल, SMS मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग। तो कॉल करनी है क्लिक करें, कॉल हो जाए, नंबर डायल नहीं करना पड़े। ये सारे जो टूल्स हैं और सारे बंदों को SMS करना, ईमेल करना है, तो इस यहाँ पे थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से आपने एक टूल बनाना है। ओके, तो ये यूआरएल भी ग्रुप में मैं दे देता हूँ। ये भी अगर बना ले कोई बंदा पहले तो फिर ये भी यूआरएल ये भी यूआई पूरी बनाए। और इसको दिस टाइम लाइब्रेरी को यूज करनी है आप लोगों ने, वो रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज करनी है इसको बनाने के लिए। जो 2 चेंजेस हैं इसमें हम कर रहे हैं वो ये यू विल यूज रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ये लाइब्रेरी यूज करें, इंस्टॉल कर लें इसे। और इसके अलावा राउटिंग की इसी तरह से बनाएं। हर एक का यूआरएल यहाँ पे बनना चाहिए। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसी का यहाँ पे आईडी आ, ठीक है ना, ताकि एक स्टाफ ने भी देखना यार इस बंदे को देखो, ये कस्टमर की क्यूरी देखो, कौन से क्यों यहाँ यूआरएल शेयर कर देगा। इस तरह मैंने यहाँ पे अगर वैसे भी लिख दूंगा /book/3 तो मुझे पता है, ये तो मैंने याद किया ना आईडी। तो आईडी जो है आमतौर पर आईडी की बजाय आप नेम से कर सकते हैं, MongoDB-book। तो अच्छा एक चीज यहाँ पे देखें, अगर मैं ऐसा यूआरएल लिखता हूँ जो नहीं है, एक चीज और देखें, मैंने 3 तक लिखा है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 तो 4 तो है ही नहीं। तो वो जब 4 नहीं है तो डिटेल में है, यहाँ पे वो रीड जब करता है तो अनडिफाइंड आता है, अनडिफाइंड है तो यहाँ से नल रिटर्न होता है। जब नल रिटर्न होता है तो वो यहाँ पे क्रैश कर रहा है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे आपने डिटेल में ये सिंपली फेल से कर सकते हैं, इफ नॉट बुक कि कोई यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ तो फिर आप रिटर्न कर दें, कोई एरर पेज बना दें वो रिटर्न कर दें, नो आप जो है वो params.id की जगह जो, तो हियर नो बुक फाउंड फॉर 4, क्रैश नहीं होना चाहिए। 5 लिखें, नो बुक फाउंड फॉर 5, कुछ भी वो लिख दे तो कहेगा इस आईडी की भाई कोई किताब नहीं है हमारे पास, ठीक है जी। और अगर वो लिखे ऐसी वैलिड 1, अब ये सिंपल प्रोग्रामिंग से आप चीजों को हैंडल करें कि क्यों एरर आ रही, इसको ट्रेस करें कि राउटिंग की वजह से एरर है, ये हमारा असल में वो इशू यहाँ पे तो फाइंड ही नहीं हो रहा। तो ये फाइंड का फंक्शन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ये आपको नल रिटर्न कर देता है या अनडिफाइंड करता है। ये देखें रिटर्न दिस और इफ प्रोवाइडेड टू यूज दिस, और अगर वो क्या रिटर्न करेगा ये आप यहाँ से पढ़े, रिटर्न द वैल्यू फर्स्ट अकरेंस इन अरे
एंड अनडिफाइंड अदरवाइज, नल नहीं अनडिफाइंड। ये लाइब्रेरी को पढ़े ना कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, और उस केस में मैंने क्या करना है। अगर यहाँ पे यूआरएल, अच्छा वो यूआरएल ही ओवरऑल गलत लिख दे, ये तो चलो पैटर्न सही है, पैटर्न तो ठीक है ना, बुक स्लैश उसने कुछ भी लिख दिया, और अगर वो यूआरएल ही ऐसा लिख दे इनके अलावा जो ऐप में दिए गए हैं, इनके अलावा जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यही यूआरएल 3 फिलहाल रिकॉग्नाइज्ड है, तो फिर उस सूरत में अब यहाँ पे आपकी ये जो ऐप है ना, ये कोई भी राउट मैच नहीं किया तो कुछ भी रिटर्न नहीं करे। तो यहाँ पे मैं एक और राउट बना देता हूं जो कि पाथ, उसमें अगर आप लिख दें पाथ इज इक्वल टू स्टैटिक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एलिमेंट एक मैं डिजाइन कर लेता हूं, नॉट फाउंड पेज अक्सर आ जाता है इसे कहते हैं, ठीक है जी। एलिमेंट में चाहे तो मैं फिलहाल ऐसे ही लिख देता हूं, पेज नॉट फाउंड, ठीक है, टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे अगर वो कुछ भी लिखता है तो नीचे आ गया पेज नॉट फाउंड, तो सिर्फ एक में इसको कंप्लीट कर लूंगी। ये यहाँ पे आप लिखते हैं पेज नॉट फाउंड डॉट जेएस, यहाँ पे आप डिजाइन कर लें जिस तरह से होम पेज का है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेज नॉट फाउंड, मैंने अगर कोई ऐसा यूआरएल लिखते हैं आप यहाँ पे पेज नॉट फाउंड, so the page you are looking for is not available, जो भी आप लिख दें यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए लिख लेते हैं पेज नॉट फाउंड। सो अगर वो ऐसा यूआरएल लिखता है जो एग्जिस्ट नहीं करता तो कहेगा पेज नॉट फाउंड। अगर वो यूआरएल सही लिखता है, यूआरएल सही लिखता है लेकिन आईडी वो ऐसा दे देता है, वो भी सही है, जो एग्जिस्ट नहीं करता, नो बुक फाउंड, और अदरवाइज वो लिखे ना यहाँ से लिंक से आ जाए, यहाँ बैक चेक का बटन दे दें, सारी चीजें आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें और इसको यहाँ से देखा करें कि अगर ये है ना प्रोडक्ट में, यहाँ ऐसा यूआरएल लिख देता हूँ कि आइकन के ये पेज नहीं है कोई बना ले, और बैक टू होम पेज का लिंक दे दिया उसने, तो बैक टू होम पेज का ये नहीं पता लग गया कि यार बेहतर होता है उसको ऑप्शन इधर ही एग्जिट दे दें। हम यहाँ बैक टू होम पेज का लिंक दे दें, तो हम यहाँ पे लिख दें लिंक टू और उसमें स्लैश का दे दें कि बैक टू होम पेज, ठीक है जी। अब ये लिंक क्या है वो कह रहा है, तो लिंक उसको बता दें जी ये जो है रेक्ट आउटर डॉम से। नाउ इफ यू राइट समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो कहेगा पेज नॉट फाउंड। अच्छा, पेज नॉट फाउंड के नीचे अब इसको आप ऐप में आ जाए, अब ये एलिमेंट यहाँ पे बन गया लेस देन पेज, पेज नॉट फाउंड हियर, इसको इंपोर्ट किया, अब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे अब बैक टू होम पेज वाला, अगर वो कोई ऐसा लिखता है यूआरएल तो वो फिर यहाँ पे आ, ठीक है जी। या इधर भी आ जाता है, सर इसमें है कि दराज पे क्लिक करके भी होम पे आ जाए, या उसने पेज दे दिया, या वैसे मैं लिख देता हूँ पेज कोई जो है ही नहीं। तो ये आप जरा रियल एप्स में भी टेस्ट कर लिया करें कि उसने एरर केसेस कैसे हैंडल किए हुए, एरर केस को हैंडल करने का प्रोफेशनल तरीका है। अच्छा, बाद में जो है वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट जो आपको अच्छा लगे। आमतौर पर ये इसमें क्या होता है कि आप अगर कोई पेज लिखते हैं ऐसे, तो वो जो है आपको क्या है वो होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है, वो ये नहीं कहता वापस होम पेज पे फेंक देता है। यहाँ पे रीडायरेक्ट का भी है एक, आप पढ़े अब लाइब्रेरी को ना, तो रीडायरेक्ट में दे देंगे तो वो उस पे पेज पे इस पे आया और यहाँ से दूसरे पेज पे ट्रांसफर हो। सो थोड़ा सा और चाहे राउटिंग को डिस्कस कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, मजीद अगर टॉपिक्स इसमें है काफी और टाइम, लेकिन ये सिंगल पेज में ही बनी है। ये देखें कितना क्विक पेज खुलता है इसका, जस्ट क्लिक एंड द पेज इज देयर, और कोई रिफ्रेश नहीं होता। ये इन्होंने रिसेंटली चेंज किया साइट, इतनी स्पीड से चलती है फिर साइट। तो वैसे भी छोटी है ना, नहीं कुछ भी हो फिर भी इतना तो नहीं क्विक हो सकता। आपके जितने भी कैटेगरीज है आपका रिफ्रेश ही नहीं होता पेज, तो ऐसे टिक 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 से चल रही होती। ये स्पीड आप कभी भी नहीं सिंगल पेज एप्लीकेशन के अलावा ला सकते। यानी सर्वर
के पास तो सिर्फ कुछ उस तरह का HTML CSS है, उसमें सारा इस पर राइट क्लिक करें, पेज सोर्स करें, तो you will not find any HTML over here. You will only find a bundle and a bunch of digital marketing tools. कुछ भी इसमें नहीं है कोड, ठीक है जी। ये यहाँ पे ये bundle.js से एक आया हुआ, ये देखें लास्ट पे, only this one bundle। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं अब इसी तरफ मूव हो रहे हैं। ये bundle.js, ये जावास्क्रिप्ट का बंडल जो है ये काम करना है सारा, ठीक है। ये फेसबुक की पिक्सल उसने इंस्टॉल कर दी। डिजिटल मार्केटिंग बड़ी जरूरी है। और भी गूगल का एनालिटिक्स ट्रैकर इंस्टॉल किए हुए हैं, ये भी सीखें कैसे इंस्टॉल करने। हर चीज ही वैसे तो नॉट ऑनली के जो है, हाँ मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप वेब डेवलपमेंट सीख ली, आप कहेंगे यार पूरे मेरे एसईओ के डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स भी वेबसाइट में इंटीग्रेट करो, एड्स मैंने कैसे लगानी उसका मुझे एड मॉब भी सेटअप करके दो। तो लर्निंग चलती चल। अब मैंने ये प्रोजेक्ट में आहिस्ता आहिस्ता आपको इसलिए बताया कि हमने इसको इसी तरह कर लेना कि डिजिटल मार्केटिंग के इसमें ट्रैकर कैसे लगाने, इसमें फेसबुक पिक्सल्स कैसे लगाने, गूगल एनालिटिक्स कैसे लगाने, पेमेंट पे आए, पेपॉल, स्ट्राइप, पेमेंट मेथड्स कैसे लगाने, हर चीज जो है ना। अब इन प्रोजेक्ट बेस्ड जाने से मुझे ये फायदा, मैं इनको रिच करता रहूंगा जैसे जैसे मेरे पास टाइम निकलेगा। अब इसमें टाइम भी निकालना है, इसको प्रिपेयर करना, फ्लो कैसे टीचिंग करना। सिस्टम ये जो लैब आपने अब ये चीजें रखी राउट में, अभी इससे पहले हम अलग से एक बनाते थे अपना कंपोनेंट टैब में या मेन में रख देते थे और उसके अंदर प्रॉप्स के लिए डिफाइन कर देते चीजें। जी, वो जो प्रॉप्स के लिए चीजें डिफाइन करनी वो कहाँ पे? वो इसी तरह से देखे ना, इसके अंदर जी जी अब बात है इसमें सारा कुछ है आगे। वैसे तो यहाँ भी आप प्रॉप्स पास कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ इस तरह का प्रॉप डाटा प्रॉप से गुरेज करें। हाँ, ये कहाँ कर इसकी बजाय इस असल में जो प्रॉप होती है ना वो आगे चाइल्ड होती है। लिस्ट में आ जाऊंगा तो ये काफी डिटेल में पेज होगा, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स दिए होंगे उनको प्रॉप्स पास करें, ठीक है। लाइक डिटेल पेज को मैंने अभी तो कंपोनेंट में डिवाइड ही नहीं किया। प्राइस का मैंने अगर अपना कंपोनेंट बनाया है तो यहाँ मैं लिखूंगा प्राइस का कंपोनेंट, जिसको पी में बुक डॉट प्राइस में पास करूंगा। वो चीजें तो उसी तरह से हुई, अच्छा वो चीजें उसी तरह चलेंगी उसी तरह, क्योंकि इतने बड़े डिटेल पेज को आपने फिलहाल हमने हर पेज को यानी मेन इनलाइन ही बना दिया। राउटिंग की अलग फिर बनाना। बिल्कुल बिल्कुल, राउटिंग का इसलिए आपकी उस लॉजिक से कोई फर्क नहीं है, उसी ऐप में कॉन्फ़िगर। तो ये इस पेज को आप डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। होम पेज भी इतना बड़ा होता है, डिफरेंट कहीं कैरोसेल और है, फुटर और है, हेडर और है, यहाँ से करना है। लिस्ट में भी आपने बहुत सी चीजें देनी है। तो जी जी, ये काम जो है काफी जो है वो इतना, आप लोग प्रोजेक्ट्स में अगर जाते हैं तो अभी ये छोटे छोटे एकेडमिक्स प्रोजेक्ट्स हैं, अभी ये प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में काफी टाइम लगता है। अभी ये एकेडमिक प्रोजेक्ट है छोटे छोटे, अगर रियल प्रोजेक्ट्स जो है they are very big in scope, that's why it requires some time, years to build by a team, ठीक है। that's why इतना चार्ज करते हैं। तो मैंने तो अक्सर बताया कि एडमिशन में बड़े स्टूडेंट कहते सर आप कितने प्रोजेक्ट करवाएंगे, कहते वो तो सर 100 प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, वो तो 50 प्रोजेक्ट करवा रहे हैं। मैं कहता यार मैं तो सिर्फ एक ही कराऊंगा, पहले एक ही मैं करवा, लेकिन वो जरा लॉन्ग स्केल चलता। अब मैंने देखा हर प्रोजेक्ट की नेचर अलग है, सारे सिलेबस दिए जाए स्टूडेंट्स कि क्विज टाइप भी करें, पीओएस भी करें, डिजिटल मार्केटिंग करें, ब्लॉगिंग का भी करें, मतलब हर तरह का एक एक कैटेगरी का, बहुत छोटा भी ना हो, एवरेज से जरा स्केल का, कि वो थोड़ा सा जो है ना वो करते हैं। तो आप लोग इसको करें जितना ज्यादा आप करते रहें। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट देखें, ये राउटिंग से मेरा था करवाने का, अगला प्रोजेक्ट भी तैयार है, वो ब्लॉगिंग किया है, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट टाइम इसको मैं डिस्कस करूंगा, फिर मैं ब्लॉगिंग पे मूव हो जाऊंगा। और वो हम एपीआई से डेटा ला रहे होंगे, उसमें हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिडक्स स्टोर यूज करेंगे। अब वो और आगे एडवांस रैक के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स स्टोर आप लोगों को सिखाएंगे। जितने भी एडवांस टॉपिक्स हैं ताकि वो भी आपको, ठीक है जी। यस सर। तो ओके, बस तो आप लोगों की मेहनत अब करनी है साथ साथ। ये देखें आप पीछे रहते जाएंगे तो फिर नहीं मजा आएगा आप लोगों को भी कोर्स का।